शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, पाकिस्तान में तो माजी में मुकदमे आप पे कितने हुए या कब आप पाबंदे सलासल रहे, ये तारीख में सबको पता है, लेकिन आपके किसी इंटरव्यू ने भारत में काफ़ी खलबली मचाई है। यहाँ तक कि एक FIR करण थापर जो कि सीनियर भारतीय सहाफ़ी उनके खिलाफ हुई, तो उसमें आपका नाम भी मेंशन किया गया और वो बेचारे बहुत मुश्किल में आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे रही है, लेकिन उनके खिलाफ FIRs या मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला नहीं रुक रहा। ये क्या जाहिर करता है ट्रेंड? यार आई एम शॉक्ड पहली दफा मुझे FIR इंडिया में लॉन्च हो गई है मेरे खिलाफ। यार ये कमाल की बात है। ये भी कोई मेरा ख्याल एजाज होना चाहिए। मेरा ख्याल है पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के खिलाफ फॉर गिविंग हिज व्यूज ऑन इंडियन चैनल वो FIR हो गई है। इससे तो ये है कि अगली दफा हम लोग यहाँ से किसी इंडियन जर्नलिस्ट को लेंगे और वो इंडिया को डिफेंड करेगा और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेगा, तो यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से FIR लग जाए। मगर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। उसकी वजह ये है कि करण थापर ने मुझे बड़े सख्त सवाल पूछे थे जी। और मैंने सीधे सीधे जवाब दिए थे। तो वो जवाब उनके पास उसके जवाब नहीं थे, तो इसीलिए वो पाकिस्तान में बड़ी कामयाब रही वो इंटरव्यू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब वहाँ तकलीफ बहुत हुई बिकॉज जाहिर है वो सारी दुनिया गई, दुनिया ने सुनी मेरी बातें और हम पाकिस्तान का बयानिया जो था वो बुलंद हुआ और इंडिया का जो बयानिया था वो गिरा। तो क्योंकि मैंने खरी बातें की थी। अच्छा, अब तकलीफ देखे करण ठाकुर को जाके और उनके साथ एक और बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, उनको भी उनके खिलाफ भी, और उनके खिलाफ तो काफी अरसे से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट उनको तंग करती रहती है, उनको केसेस होते रहते हैं। इज अ वेरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड वेरी फाइन मैन, वेरी फाइन जर्नलिस्ट जैसे करण है। और करण ने तो बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है जिन्होंने आके बड़ी खरी खरी बातें की। और यहाँ तक के मेरे बाद करण ने हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको भी उनकी भी इंटरव्यू की थी। मोईद ने भी खरी खरी बातें की थी, मगर वो मेरे ऊपर सारा बोझ आया है। मुझे बड़ा अफसोस है पूरा करण, हालांकि करण ने तो ठीक ठाक मेरी खिंचाई करने की कोशिश की थी, कोई गुंजाइश नहीं दी छोड़ी थी उसने। मगर चले अभी आई डिड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज ये अगर सिलसिला शुरू हो गया कि एक मुल्क के जर्नलिस्ट दूसरे मुल्क के अंदर उनके ऊपर FIR कटनी शुरू हो जाएगी, तो ये फिर कहाँ जाएगी ये बात। ये मैं समझता हूँ ये बैकफायर करेगी। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ऑलरेडी अंडर अटैक ऑन ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस सेंसरशिप, और मेरा ख्याल है दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज। इंटरनेशनल कम्युनिटी हम जैसे लोगों को कुछ पहचानती है। आई हैव हैड 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर प्रेस फ्रीडम, तो मेरा ख्याल है दिस इज गोइंग टू बैकफायर ऑन Karan is a very respected international journalist and so is Siddharth. Yes, मगर ये this is typical of this fascist Indian government. ये बीजेपी की गवर्नमेंट है फैशिस्ट। अब जब हम कहते हैं फैशिस्ट तो तकलीफ तो होगी, जाहिर है। मगर ये साइन होता है जब आप कमजोर होते हैं ना, या डरते हैं या खौफजदा होते हैं किसी चीज से, तो आप इस किस्म की नी जर्क रिएक्शन जल्दी जल्दी से कुछ करो और ताकि आइंदा कोई इसलिए ना कर सके। हाँ, तो इसलिए ये धमकी है एक किस्म की ऑन अदर्स। अब ये होगा क्या, इसके बाद 2 चीजें होंगी। एक तो इंडियन मीडिया वाले जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ कभी कभी कोई इंटरव्यू कर लेते हैं, वो शायद कतराएंगे, कहेंगे नहीं करना है, वो पता नहीं क्या कह देंगे, फिर हम भी वील गेट इनटू ट्रबल। क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट बिल्कुल लेटा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल प्रो मोदी। 2, 3, 4, 10 लोग होंगे सारे हिंदुस्तान में जो कि खरी बातें करते हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टांस लेते हैं, बाकी सारे तो लेटे हुए हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए आई थिंक मैं तो समझता हूँ दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि चले जी, एक फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो मुझे भी पहचान रही है कि आई एम अपोजिंग फैशिज्म। बट बड़े अफसोस की बात है कि वो करण वगैरह को धर लिया उन्होंने या कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अप्लाई किया है। आई थिंक वहां से रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने जी मिला है ऑलरेडी, और ये केस कहीं आगे नहीं जाएगा, मगर धमकी है ना, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। द वायर की जानिब से जो चैलेंज किया गया है वो 152 को ही चैलेंज किया गया है, जिसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में मुअत्तल कर दिया था। और इंडियन प्रेस क्लब की तरफ से भी और जो विमेन प्रेस क्लब है उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया है कि आप मीडिया को दबाने की कोशिश करें। तो कुछ आवाज़ें अभी भी वहाँ मौजूद हैं। सच अगर हजम नहीं हो रहा तो फिर ज़ाहिर उसका जवाब ऐसे आएगा कि कुछ भोंडे मुकदमात का इंदराज कर लिया जाएगा जिनकी बुनियाद नहीं होगी। अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ा मामला गाजा का। हाँ, साली बाकायदा तौर पर बयान की गई है और कहा गया है कि जो कहत है ये
मैन मेड है, इंसान का क्रिएटेड है और इसे ख़त्म किया जा सकता है फौरी इक़दाम लेकर, क्योंकि पहला फेज़ बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से शुरू किया जा चुका है गज़ा में ऑपरेशन का। लेकिन ऐसे में जो जेरूसलम पोस्ट है और द टाइम्स ऑफ इसराइल है, जो इसराइल के नामवर अखबारात हैं, वो ये बता रहे हैं कि IDF की जानिब से ये बयान आया है कि हुकूमत की बका, इन शॉर्ट नेतन्याहू की बका, गज़ा पर हमले में मुनहसर है। इसके अलावा इसराइल के एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमास को असल में बेंयामिन नेतन्याहू ने नर्चर किया ओवर द ईयर्स। और बाइडेन इंतज़ामिया के एक ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जब जो हॉस्टेजेस थे उनकी रिहाई की बात होती थी तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से बार बार उसको सबोटाज किया गया। ये आगे पीछे यके बाद दीगरे 3 खबरें ऐसी आई हैं जो बता रही हैं कि इन हाउस यानी घर के अंदर से बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ बात शुरू हो गई है। इसका इशारा आप अपने एनालिसिस में पहले भी दे चुके हैं। सो किधर जा रही है बात अब इसके बाद? बिल्कुल जी, मैं इसके बारे में कह चुका हूं कि रेजिस्टेंस इंटरनेशनल तो आ रही है, मगर इंक्रीजिंगली आगे डोमेस्टिक से भी आएगी। और इसका इशारा पहले मैंने किया था कि 17 एक्स हाई पीपल, कैबिनेट मेंबर्स या फौज के लोग ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने एतराज किया है ऑन नेतन्याहू's एंटी पैलेस्टाइन पॉलिसीज, और समझाने की कोशिश की है कि बस करो, ये जो तुम कर रहे हो, ये इसके साथ इजराइल की जो पोजीशन है वो कमजोर हो रही है, स्ट्रांग नहीं हो रही। तो वो तो रेजिस्टेंस है वहाँ, और जो ऑपोजिशन है वो तो खैर वैसे कर ही रही है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है। अब वो देख रहे हैं सितंबर के अंदर जब जनरल असेंबली सेशन होगा तो कंट्रीज लाइक फ्रांस, कनाडा, इन लोगों ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जी हम वी आर गोइंग टू एंड अप रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन अगर आप बंद नहीं करेंगे। और वो बंद क्या कर रहा है, वो तो और बढ़ रहा है, वो सीज फायर की तरफ से जा ही नहीं रहा। वो तो अब अपनी फौज, रिजर्विस्ट, उसने 60,000 रिजर्विस्ट कॉल कर लिए और वो तो पूरा गाजा को टेक ओवर करने लगा है। और वहाँ 1 मिलियन के करीब 8 लाख से 10 लाख पैलेस्टीनियंस को पुश करके आउट ऑफ गाजा उनको ऊपर भेजना चाह रहा है। तो मतलब है कि वो तो इट्स टेरेबल। अभी लोग बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 37 से 40% जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो बच्चे मारे गए हैं। इट्स अनबिलीवेबल। ये तो जेनोसाइड है ना, तो इससे कम तो ये बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो लफ्ज है ना जेनोसाइड, ये पहले इस्तेमाल किया जाता था फॉर ट्राइबल एलिमिनेशंस कैंपेन्स इन अफ्रीका एंड एल्सवेयर। और यहूदियों ने अपने बारे में ये कहा था कि हिटलर ने जेनोसाइड कमिट की थी। अब सारी दुनिया जो है ना वो कह रही है इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। तो ये एक बड़ी नई डेवलपमेंट है। अब बच्चे को इस लफ्ज की समझ आ गई जेनोसाइड का मतलब क्या है। एंड सो देयरफॉर आई थिंक ये इसराइल के गले पड़ रही है ये बात। और अब ये जो इसराइल नया इक़दाम करने लगा है, नए कदम उठाने लगा है, ये इसके ऊपर काफी बैकफायरिंग भी होगी। और मैं समझता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस भी नेतन्याहू के खिलाफ पड़ जाएगी। ट्रंप के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि अगर उसने फिर फौज भेज दी, फौज तो है वहां मगर और फौज पे और अटैक कर दिया और सब लोगों को हटाना शुरू कर दिया तो और लोग मारे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इल्जाम लगा है कि जी नेतन्याहू ने पाला है हमास को, यही इल्जाम है ना जी। अच्छा, ये बात ये है कि ये बिल्कुल सही है, ये कोई पहली दफा नहीं है, ये तो पहले एस्टेब्लिश हो चुका है कि नेतन्याहू की पॉलिसी यही रही है कि कतर के जरिए कतर को पैसे देते थे फॉर नेगोशिएशंस, मगर एक्चुअली आइडिया ये था कि कतर आगे हमास को दे, क्योंकि जब तक हमास है उस वक्त तक नेतन्याहू को अपनी लिजिटिमेसी, अपने आप को रेलेवेंट रखने का एक एक्सक्यूज मिल जाता है एक। तो वो उसने बहुत किया है। और फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये हमास इतना स्ट्रांग हो गया जो ये कैसे हुआ, और इसी वजह से हुआ कि नेतन्याहू को एक दुश्मन चाहिए था तकड़ा, जिसको वो मार के और अपनी अहमियत बनाता। और इसीलिए ये कोई आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है कि बहुत से जो फंडिंग हुई है हमास की इनडायरेक्टली वाया कतर हुई है, एंड उसमें इजराइल दैट, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले ये कहा था जब ये हमास की तरफ से अटैक हुई कि ये हमास की जो अटैक थी इसको कम से कम 1 साल लग गया होगा प्लानिंग के अंदर। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ये प्लानिंग हुई थी कि ऑल लैंड, सी, एयर, हर जगह से अटैक हुई थी। तो क्या इजराइल को नहीं पता था? कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इजराइल को पता था। इजराइल न्यू एवरीथिंग। इजराइल एनकरेज कर रहा था कि करो, ताकि हम फिर अपना जो करना चाहते हैं हम कर ले। ये इसी किस्म की बात है जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने
ये अनाउंस किया कि जी उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और कह के और फिर चढ़ाई कर दी, और बाद में पता चला कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं। और अब टोनी ब्लेयर कहता है हाँ हमारी इंटेलिजेंस ठीक नहीं थी, हमें हमारा ख्याल था। तो मतलब ये उसी किस्म की बात है कि पहले एक चीज को खड़ा किया जाए अपने खिलाफ, फिर उनको हथियार दिए जाए, फिर जब वो आपके खिलाफ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कर सके तो फिर आप उनको उड़ा के रख दें और कहें जी देखें हमने कितना जबरदस्त काम किया है, और अपनी लेजिटिमेसी को कायम करें। तो ये जो इल्जाम लग रहा है ये बिल्कुल 100% सही है, 100%। मगर इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब आप ऐसा काम करते हैं ना, तो वो जो जिनको आपने सपोर्ट किया होता है वो फिर थोड़ी बहुत आपके हाथ से निकल जाती है, वो अपनी एक जिंदगी उनकी अपनी बन जाती है, एक रेज ऑन डेथ उनका अपना बन जाता है, वो फिर हाँ फिर वो आपकी बात नहीं सुनते। अब वो अभी भी वो कह रहा है कि मैंने खत्म करना है हमास को, हमास को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, एरोड किया है, अभी भी बहुत सी टनल्स हैं जहां ये है वो है फलाना है, अभी भी हमने और करना है। तो अब वो बिल्कुल चाहता है कि किसी तरीके से हमास को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, और ये मौका वो समझता फिर नहीं आएगा, क्योंकि अब ईरान जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, सीरिया न्यूट्रलाइज हो गया है, हमास अकेला रह गया है, और पीछे से पाइपलाइंस खत्म हो गई हैं, एंड सो ही थिंक्स कि अब आखिरी स्टेज है, अब खत्म ही कर दिया जाए। और ये जो सारा प्लान है, ये जो बाकी जो अब आर्मी को अंदर भेजना और सीज कर लेना गजा को, दिस इज एम्ड एट एलिमिनेटिंग हमास। मगर लोगों का ये कहना है कि इतना आसान नहीं होगा, और ये एन मुमकिन है कि आईडीएफ जो फोर्स है उसके अंदर बगावत भी हो सकती है और डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत प्रेशर है सोल्जर्स के ऊपर भी कि आप कर क्या रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि अब आप देखिएगा अगले 3-4 महीने के अंदर काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं एज फार एज इजराइल एंड नेतन्याहू इज कंसर्न्ड। 21 ममालिक यूरोपीय ममालिक उनकी जानिब से भी मजम्मत की गई है इवन सेटलमेंट प्लान की।